अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 की लास्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे और इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.9 विच स्टेट्स दैट अ बॉय weighing 300 Newton is standing at the edge of a uniform diving board 4 meters in length. The weight of the board is 200 Newton. Find the forces exerted by pedestals on the board. तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 2.9 को अच्छे से समझने के लिए हम डायग्राम में मौजूद जितने भी फोर्सेस हैं उनको वेक्टर्स की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डाइविंग बोर्ड जिसकी टोटल लेंथ गिवन है विच इज इक्वल टू 4 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में बोर्ड का टोटल वेट गिवन है विच इज इक्वल टू 200 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड का वेट बोर्ड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जिसको हम W1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज द वेट ऑफ द डाइविंग बोर्ड विच इज इक्वल टू 200 न्यूटन। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, द बॉय इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द बोर्ड जिसका वेट है 300 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, बॉय का वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जिसको हम W2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इट इज इक्वल टू 300 न्यूटन। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम पेडिस्टल्स की बात करें तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, देयर आर 2 पेडिस्टल्स A एंड D। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट पेडिस्टल एंड दिस वन इज द सेकेंड पेडिस्टल। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड की टोटल लेंथ है 4 मीटर्स। अगर बोर्ड के सेंटर से किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड किया जाए तो स्टूडेंट्स किसके इक्वल आएगा? इट विल बी इक्वल टू 2 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बोर्ड के सेंटर को पॉइंट C से रिप्रेजेंट करें और स्टूडेंट्स जहां पर बॉय खड़ा है, लड़का खड़ा है, उसको हम पॉइंट B से रिप्रेजेंट करें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं D इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड C। अगर A और C के दरमियान टोटल डिस्टेंस 2 मीटर्स है तो स्टूडेंट्स A से D तक का डिस्टेंस भी 1 मीटर के इक्वल होगा और D से C तक का डिस्टेंस भी 1 मीटर के इक्वल होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर हम पेडिस्टल A एंड पेडिस्टल D की वजह से बोर्ड के ऊपर लगने वाली रिएक्शन फोर्सेस की बात करें तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पेडिस्टल की फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं R1 से और सेकंड पेडिस्टल की फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं R2 से। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने R1 और R2 दोनों रिएक्शन फोर्सेस की डायरेक्शन अपवर्ड कंसीडर की है। ये हमारी अजम्पशन है, ये हम खुद से कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद R1 और R2 दोनों के आंसर पॉजिटिव आते हैं, इट मीन्स दैट कि हमने जो इनिशियल डायरेक्शन ली है R1 और R2 की वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद R1 और R2 नेगेटिव आते हैं, इसका मतलब है कि इन दोनों की डायरेक्शंस वर्टिकली अपवर्ड नहीं बल्कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। या फिर R1 और R2 में से कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस अजम्पशन को लिखेंगे। हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, हियर वी अज्यूम the directions of R1
R1 and R2 vertically upward. If we get R1 and R2 positive, it means our assumption is correct, but if either R1 or R2 is negative, it means its direction will be downward. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया है, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, अब हम हेडिंग लिखेंगे सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे अगेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो डायग्राम को हम दोबारा से यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसके मुताबिक हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक्स डायरेक्टेड एंड वाई डायरेक्टेड फोर्सेस हैं तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। लेकिन स्टूडेंट्स, आप डायग्राम में देख सकते हैं देयर आर नो एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस, दैट्स वाई हम इस फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे। डायग्राम में जैसा कि आप देख सकते हैं ओनली वाई डायरेक्टेड फोर्सेस आर प्रेजेंट, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं देयर आर टोटल 4 वाई डायरेक्टेड फोर्सेस R1 एंड R2 विच आर वर्टिकली अपवर्ड और हम इनको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, द रेस्ट ऑफ द 2 फोर्सेस आर W1 एंड W2 जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड हैं और इनको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करें तो हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 माइनस W1 माइनस W2 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम W1 और W2 की वैल्यूज को पुट करें तो W1 की जगह आएगा 200 न्यूटन, W2 की जगह आएगा 300 न्यूटन और स्टूडेंट्स फाइनली अगर हम इनको ऐड करें तो R1 प्लस R2 एज इट इज आएगा, -200 माइनस 300 जब ऐड होगा तो ये आएगा -200 और -300 को जब हम ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे -500 न्यूटन। और स्टूडेंट्स, जब हम इस नेगेटिव वैल्यू को इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो R1 प्लस R2 का आंसर आएगा इट इज इक्वल टू 500 न्यूटन। नाउ स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डायग्राम के ऊपर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे
Now, by using second condition of equilibrium, which states that summation और सिग्मा टॉर्क्स इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि डायग्राम में टोटल 4 फोर्सेस मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल फोर्स की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे ये कि डायग्राम में टोटल कितने टॉर्क्स मौजूद हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, टॉर्क को कैलकुलेट करने से पहले हम एक एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि पिवट पॉइंट को फिक्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे लेट डी इज द पिवट पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हम डायग्राम में मौजूद तमाम टॉर्क्स को पॉइंट डी के अबाउट कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फर्स्ट टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, विच इज द टॉर्क ड्यू टू R1। टॉर्क 1 किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? R1 मल्टीप्लाई बाय इट्स मोमेंट आर्म। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं R1 का पॉइंट डी से डिस्टेंस है 1 मीटर के इक्वल, तो हम लिखेंगे R1 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या ये टॉर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि अगर हम R1 वेक्टर को पॉइंट डी के अबाउट रोटेट करवाएं तो ये स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, बिकॉज ये शॉर्टेस्ट एंगल कवर करेगा इन दिस डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव टॉर्क होता है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे नेगेटिव साइन। तो स्टूडेंट्स, R1 की वैल्यू चूंकि हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे -R1 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क 2 विच इज ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स R2। तो हम लिखेंगे R2 मल्टीप्लाई बाय इट्स मोमेंट आर्म। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट डी हमारा पिवट पॉइंट है और फोर्स R2 पॉइंट डी के ऊपर ही अप्लाई हो रही है। तो इस केस में स्टूडेंट्स मोमेंट आर्म 0 के इक्वल आएगा। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम पॉजिटिव भी कंसीडर कर सकते हैं, नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जब 0 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 0 न्यूटन मीटर। तो 0 के साथ चाहे पॉजिटिव साइन हो चाहे नेगेटिव साइन हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सेकंड टॉर्क हमारा क्या आया स्टूडेंट्स? 0 न्यूटन मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, विच इज द टॉर्क ड्यू टू द वेट ऑफ द बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, वेट ऑफ द बोर्ड किसके इक्वल है? W1 के इक्वल। और इसका मोमेंट आर्म क्या होगा? द डिस्टेंस ऑफ W1 फ्रॉम पॉइंट D इज इक्वल टू 1 मीटर। तो स्टूडेंट्स, क्या ये टॉर्क क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज? तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि अगर हम W1 के वेक्टर को पॉइंट D के अबाउट मूव करवाएं, रोटेट करवाएं, तो ये थ्रू द शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल इसका कौन सी डायरेक्शन में बनेगा? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगेन स्टूडेंट्स, ये टॉर्क भी नेगेटिव होगा। अगर हम W1 की वैल्यू पुट करें तो स्टूडेंट्स, W1 की वैल्यू है 200 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। तो स्टूडेंट्स, टॉर्क 3 की वैल्यू आएगी -200 न्यूटन मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम फाइनल टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, विच इज द टॉर्क 4। इट इज द टॉर्क ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉय। तो हम लिखेंगे W2 मल्टीप्लाई बाय इट्स मोमेंट आर्म। तो स्टूडेंट्स, बॉय का पॉइंट D से जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू 3 मीटर्स, क्योंकि पॉइंट C से पॉइंट B तक का डिस्टेंस है 2 मीटर्स। और स्टूडेंट्स, पॉइंट C का D से फर्दर डिस्टेंस किसके इक्वल है? 1 मीटर के इक्वल। तो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा? 3 मीटर के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, ये टॉर्क भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम W2 की वैल्यू पुट करें, विच इज इक्वल टू 300 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर्स, तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आएगा -900
न्यूटन मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, हमने डायग्राम में मौजूद तमाम इंडिविजुअल टॉर्क्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 3 वी विल गेट। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3 किसके इक्वल है? सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0। जैसा कि डायग्राम में टोटल 4 टॉर्क्स मौजूद हैं, तो सिग्मा टॉर्क किसके इक्वल आएगा? टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 प्लस टॉर्क 4। और इन तमाम टॉर्क्स का रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? इट इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट टॉर्क की वैल्यू है -R1, यूनिट आएगा मीटर्स, प्लस सेकेंड टॉर्क की वैल्यू आएगी 0 न्यूटन मीटर, थर्ड टॉर्क की वैल्यू आएगी -200 न्यूटन मीटर, और टॉर्क 4 की वैल्यू आएगी -900 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे -R1 मीटर्स, 0 न्यूटन मीटर को हम इग्नोर करेंगे, आगे हम लिखेंगे -200 न्यूटन मीटर -900 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे -R1 मीटर्स, -200 -900 किसके इक्वल आएगा? -1100 न्यूटन मीटर के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम -1100 न्यूटन मीटर्स को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे -R1 मीटर्स इज इक्वल टू 1100 न्यूटन मीटर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम मीटर को मीटर से कैंसिल करेंगे, और अगर हम R1 को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो दोनों तरफ वैल्यूज़ को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो फाइनली R1 का आंसर आएगा -1100 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन फोर्स which is due to the first pedestal on the board. Now students, आप देख सकते हैं कि R1 का आंसर नेगेटिव आया है। इट मीन्स दैट कि हमने जो अजम्पशन में R1 की डायरेक्शन कंसीडर की थी, एक्चुअल में R1 की डायरेक्शन अपवर्ड नहीं है बल्कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो यहां पर हम स्टूडेंट्स लिखेंगे द नेगेटिव साइन of R1 shows that it is directed vertically downward. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम R2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए R1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 500 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 किसके इक्वल है? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 500 न्यूटन के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, R1 की वैल्यू है -1100 न्यूटन, R2 विल रिमेन एज इट इज। जब हम 1100 को इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो R2 किसके इक्वल आएगा? 500 न्यूटन प्लस 1100 न्यूटन। जब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो R2 का फाइनल आंसर आएगा 1600 न्यूटन। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं
कि हमने दोनों पेडिस्टल्स की वजह से बोर्ड के ऊपर लगने वाली फोर्सेस की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है। फर्स्ट वन इज R1 जिसका आंसर है -1100 न्यूटन एंड द सेकेंड वन इज द R2 विच इज इक्वल टू 1600 न्यूटन। R1 is negative, it means that the direction of R1 is vertically downward, but R2 is positive, which means that the direction of R2 is vertically upward. तो स्टूडेंट्स ये था एग्जाम्पल 2.9 का सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, हमने आज की एग्जाम्पल में फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।